एक रात अचानक उसके घर में दो चोर घुस आए, हथियारों से लैस। हच ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसने उन्हें जाने दिया। उसने उन्हें कुछ पैसे भी ले जाने दिए। तभी उसका बेटा ब्लैक वहां आ गया और उसने एक चोर पर अटैक कर दिया, लेकिन हच ने ब्लैक को रोकते हुए कहा, जाने दो इन्हें। जाते जाते एक चोर ने ब्लैक को जोर से मुक्का मार दिया। हच को यह बहुत बुरा लगा, पर तब तक दोनों चोर निकल चुके थे। इस पूरे इंसिडेंट के बाद हर कोई उसे डरपोक कहने लगा। लोग कहने लगे, घर में घुस से चोर और तूने कुछ नहीं किया। अब वो अपनी फैमिली की नजरों में भी गिर चुका था। बेका और ब्लैक दोनों ही उससे नाखुश हो गए थे। धीरे धीरे बात पूरे मोहल्ले में फैल गई और फिर ऑफिस में भी सब उसका मजाक उड़ाने लगे। यहाँ तक कि उसका साला चार्ली भी इससे खुश नहीं था। उसने गिफ्ट के तौर पर उसे एक गन दे दी, ताकि अगर अगली बार कुछ हो तो वो अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन कर सके। इसके बाद हच एडी से मिलने गया, क्योंकि अब वो उसकी कंपनी खरीदने का प्लान बना रहा था। लेकिन एडी को उसका ऑफर पसंद नहीं आया। थोड़ी देर बाद हच ने रेडियो पर अपने सौतेले भाई हैरी से बात की। उसने हैरी को सच्चाई बताई कि उसने चोरों को क्यों जाने दिया। असल में हच ने उन्हें देखते ही समझ लिया था कि वो कोई हार्डकोर क्रिमिनल्स नहीं है। वो एक कपल थे, पति पत्नी, और मजबूरी में चोरी कर रहे थे। उनके चेहरे से ही साफ था कि उन्हें पैसों की सख्त जरूरत है। इसलिए उसने सोचा, अगर इन्हें थोड़ा पैसे दे दिए जाएं तो शायद वो किसी मुसीबत से बच जाएं। इसीलिए उसने उन पर हमला नहीं किया। शाम को हच अपने डैड डेविड से मिलने गया, जो अब एक नर्सिंग होम में रह रहे थे। थोड़ी देर साथ समय बिताने के बाद वो वापस घर लौटा। बाहर से उसने बीवी और बच्चों को देखा, लेकिन उन्हें देखकर वो थोड़ा उदास हो गया। जब वो अंदर घुसा तो किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। सब अब भी उससे नाराज थे। तभी हच जब घर पहुंचा तो उसकी छोटी बेटी सैमी ने बताया कि उसका बिल्लियों वाला फेवरेट ब्रेसलेट गायब है। हच को तुरंत समझ आ गया कि शायद वो चोर ही उसे भी साथ ले गए। अब मामला सिर्फ घर की इज्जत या पैसे का नहीं था, बात उसकी बेटी की खुशी की थी। वो फौरन दोबारा अपने पापा डेविड के पास गया और उनसे गन लेकर निकल पड़ा चोरों की तलाश में। उसे याद था कि एक चोर के हाथ पर एक खास टैटू था। उसी टैटू की फोटो लेकर वो शहर के एक एक टैटू आर्टिस्ट के पास गया। सब जगह पूछताछ की। काफी मेहनत के बाद आखिरकार उसे वो कपल मिल गया। वो उनके घर पहुंचा और थोड़ा सख्त होकर उनसे कहा, मेरी बेटी का ब्रेसलेट वापस चाहिए। दोनों डर गए। तभी अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आई। हच ने देखा कि बच्चा बीमार है, बहुत बीमार। उसे उसी वक्त सब समझ में आ गया। चोरी क्यों की गई थी? ये लोग गुंडे नहीं थे, बस हालात के मारे हुए थे। बच्चा अस्पताल में था और उनके पास इलाज के पैसे नहीं थे। ये देखकर हच के दिल में अफसोस भर गया। वो बिना कुछ कहे ब्रेसलेट ली वहां से निकल गया। वापसी में वो बस में बैठा ही था कि कुछ शराबी टाइप लड़के अंदर घुस आए। बिना बात लोगों को परेशान करने लगे। अब हच के अंदर जो गुस्सा और फीलिंग्स दबे हुए थे, उन्हें कहीं तो बाहर आना था। वो उठा और बिना देर किए उन सबकी जमकर कुटाई कर दी। जैसे ही वो लड़के धूल चाटने लगे, पूरा बस शांत हो गया। लोगों की नजरों में हच अब एक नया इंसान था। घर लौटा तो हालत थोड़ी खराब थी। चेहरे पे चोटें थीं, कपड़े उलझे हुए। बेका ने देखा तो उसका गुस्सा पिघलने लगा। चुपचाप आई, मरहम लगाया। पहली बार दोनों के बीच थोड़ी वार्मथ लौटी थी। उधर एक खतरनाक माफिया जिसका नाम है यूलियन कुजनसफ एक फ्लैशी नाइट क्लब में पार्टी कर रहा था। वो कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं था, बड़े गैंगस्टर्स का पैसा संभालने वाला एक कीपर। वो पैसे को लॉन्डर करता, उन्हें पुलिस या लॉ के चंगुल से बचाता। लेकिन अब कुछ गैंगस्टर्स को लगने लगा था कि यूलियन अब उतना असरदार नहीं रहा। ये बात जब यूलियन को पता चली तो उसने क्लब में ही एक अजनबी को पकड़कर सबके सामने उसका गला काट दिया। एक तरह से ये उसकी वार्निंग थी, मेरे रास्ते में मत आना। लेकिन तभी उसके पास एक कॉल आता है कि उसका छोटा भाई टेडी हॉस्पिटल में है, कोमा में। क्यों? क्योंकि किसी ने उसे बुरी तरह पीट डाला था। वो कोई और नहीं बल्कि हच ही था। असल में टेडी उन्हीं लड़कों में से था जो बस में लोगों को परेशान कर रहे थे, और हच ने तो बस सबक सिखाया था। लेकिन अब मामला यूलियन के लिए पर्सनल बन चुका था। जारी हादसे में हच ने मौके का फायदा उठाया और गाड़ी से बाहर निकलते ही सारे गुंडों को धूल चटा दी। अब वह पूरे मूड में आ चुका था, खून से लथपथ लेकिन इरादों से ठोस। उधर यूलियन अब पूरी तरह पागल हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे पंगा ले बैठा है। लेकिन अब बात ईगो की थी और उसके जैसे माफिया डॉन के लिए पीछे हटना नामुमकिन था। हच ने भी अब तय कर लिया था कि यह लड़ाई यहीं खत्म नहीं होगी। वह सीधे अपने ससुर एडी के पास गया और उसकी कंपनी खरीद ली कैश में। अब कंपनी उसकी थी और वह उसे अपने अंदाज में चलाने वाला था। फिर उसने उस पुरानी फैक्ट्री को एक ट्रैप में बदल दिया, जैसे कोई वॉर जोन तैयार कर रहा हो। पुराने कैमरों, बमों, वायर ट्रैप्स से लेकर हैंडमेड विस्फोटक तक सब कुछ सेट कर लिया गया था। इतना ही नहीं, उसने अपने रिटायर्ड बाप डेविड और सौतेले भाई हैरी को भी इस मिशन में शामिल कर लिया। यूलियन अपने पूरे गैंग के साथ फैक्ट्री पहुंचा, तैयार, हथियारों से लैस। पर यह नहीं जानता था कि वो दरअसल हच के जाल में फंस चुका है। एक के बाद एक गुंडा ट्रैप में फंसता गया। कभी विस्फोट, कभी गन फायर, कभी बो हथियार, जो सिर्फ हच के जैसे प्रोफेशनल ही इस्तेमाल कर सकते हैं। हच, डेविड और हैरी तीनों ने मिलकर पूरी फैक्ट्री को जंग के मैदान में बदल दिया। आखिर में आमने सामने की भिड़ंत हुई हच और यूलियन के बीच। दोनों ने पूरी ताकत से लड़ाई की। गोलियों की बारिश में भी कोई पीछे नहीं हटा। लेकिन हच ने अपना आखिरी दांव खेला, एक बम ट्रिगर किया जिससे यूलियन समेत पूरी गैंग खत्म हो गई। अब मामला साफ था, हच सिर्फ एक आम आदमी नहीं था, वह कोई नोबडी नहीं था।
बल्कि वो था वो कोई जिसे अगर गुस्सा आ जाए तो सामने वाले का अंत तय है। कुछ वक्त बाद हच और उसका परिवार एक नया घर खरीदने पहुंचे। एजेंट ने पूछा, क्या आपको गैराज चाहिए? हच ने हल्की सी मुस्कान के साथ बस इतना कहा, हाँ 2 गैराज चाहिए। क्यों? क्योंकि एक आम जिंदगी के पीछे अब भी कहीं वो पुराना खतरनाक हच छुपा बैठा था। कहा अब वो दोबारा नोबडी बन चुका था, लेकिन इस बार नोबडी का मतलब था जिससे टकराने की किसी में हिम्मत नहीं।